हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो रहेगी हमारी, जैसे कि मैंने पिछली लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि केएसएससीआई के कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं और डीएसएसबी के साथ में मिक्सचर करके वीडियो बनाएंगे। तो कुछ केएसएससीआई के सवाल हैं, कुछ डीएसएसबी के जो प्रीवियस एग्जाम पेपर हुए थे। डीएसएसबी का जो पेपर हुआ था जिसमें से ये सवाल आएंगे, इसमें जो एड ऑन किए मैंने वो टेक्निकल असिस्टेंट का जो 2019 में हुआ था, उस क्वेश्चन पेपर से कुछ क्वेश्चन हैं इस वाली वीडियो में, और केएसएससीआई की जिसकी हम वीडियो बनाए जा रहे थे। तो लो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आपका। लेट स्टार्ट, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ केटामाइन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। केटामाइन का एडवर्स इफेक्ट पूछ रहा है। क्या पूछा है दोस्तों, सवाल में पूछा केटामाइन का एडवर्स इफेक्ट। तो क्या है, जैसे कि इसके ऑप्शन हैं एमनीसिया, एमनीसिया मतलब कुछ समय के लिए याददाश्त भूल जाना, और एंजाइटी, कंफ्यूजन, एक्सट्रीम फियर। तो ऑप्शन ए ये है। ऑप्शन बी क्या है, डिप्रेशन, डिसोरिएंटेशन। डिप्रेशन भी हो सकता है, डिसोरिएंटेशन मतलब कि ओरिएंटेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, और डिस्फोरिया और एक्साइटमेंट। डिस्फोरिया मतलब काफ़ी दुखद इस तरीके से हो सकता है उसको मन के अंदर, या फिर एक्साइटमेंट काफ़ी उत्साहित हो सकता है, या फिर ऑप्शन सी है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन आपने देखा होगा, हेलुसिनेशन सुना भी होगा, केटामाइन के साथ सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट में भी ये देखा जाता है हेलुसिनेशन। और फ्लैशबैक और अनयूजुअल थॉट, जिनका कोई मतलब नहीं है, ऐसे विचार आना, या फिर फ्लैशबैक में चले जाना, या फिर हेलुसिनेशन यानी अच्छे या बुरे ड्रीम देखना। हेलुसिनेशन मीन्स वो होता है अच्छे या बुरे ड्रीम देखना। या फिर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। इसमें क्या है दोस्तों, राइट आंसर तो आपने समझ ही लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। लेकिन इसमें तो एडवर्स इफेक्ट पूछा गया था। ये इफेक्ट जो 3 टाइप्स के होते हैं, छोटा सा इसमें बात करते हुए चलते हैं। जैसे कि एक होता है साइड इफेक्ट, जो कि हर दवाई का पता होता है, पेशेंट को भी पता होता है नॉर्मली, और सर्जन को भी पता होता है, फिजिशियन को भी पता होता है। और दूसरा होता है एडवर्स इफेक्ट, और तीसरा होता है टॉक्सिक इफेक्ट। इस सवाल में पूछा गया था कि एडवर्स इफेक्ट क्या है, मतलब इन तीनों को कैसे समझेंगे। साइड इफेक्ट मतलब कि पहले प्लांट है कि भाई, जैसे कि सिट्राजिन टैबलेट है, सिट्राजिन टैबलेट खाई तो उसको पता है कि प्लांट है, साइड इफेक्ट होगा, नींद सी आ सकती है उसको खाने के बाद। लेकिन एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट होगा जो कि अनप्लान्ड है। अनप्लान्ड है, उसको खाया और कुछ ऐसा हो गया जैसे कि डायरिया हो गया, वोमिटिंग आ रही, अनप्लान्ड कोई साइड इफेक्ट हो गया, तो वो ज़्यादा सीवियर है अकॉर्डिंग द साइड इफेक्ट। और टॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है, टॉक्सिक इफेक्ट होता है कि कुछ जो ड्रग्स होती है जो लंबे समय तक खाया जा रही दी जा रही है पेशेंट को, और उस ड्रग्स ने क्या किया, पेशेंट का कोई ऑर्गन डैमेज कर दिया, जैसे कि लीवर है, किडनी है, इस तरीके के, वो टॉक्सिक इफेक्ट में आते हैं। तो ये इफेक्ट जो है, फर्स्ट साइड इफेक्ट, सेकंड इज एडवर्स इफेक्ट, थर्ड इज टॉक्सिक इफेक्ट। ये क्लियर हो गए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल कहता है केटामाइन इज यूज्ड फॉर। ये केएसएससीआई के सवाल हैं, जो कि एग्जाम हुआ था, कुछ सवाल बच गए थे, उनको एड ऑन किया है इसमें। तो केटामाइन इज यूज्ड फॉर, केटामाइन जो इंजेक्शन है उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ये सवाल है। ऑप्शन ए है इंडक्शन ऑफ अनेस्थीसिया, या फिर ऑप्शन बी है रिकवरी फ्रॉम अनेस्थीसिया, या फिर ऑप्शन सी है फॉर स्लीप, या फिर ऑप्शन डी है मेंटेनिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। आपको पता होगा इंडक्शन एजेंट में हमारी आती है, कौन कौन सी ड्रग्स आती है, प्रोपोफोल आती है, सिटोमिडेट आती है, थायोपेंटोन आती है, और आपके केटामाइन भी आते हैं। तो क्या है इसका ऑप्शन जो राइट रहने वाला है, वो है ऑप्शन ए केटामाइन। केटामाइन का जो ऑप्शन ए है इंडक्शन ऑफ अनेस्थीसिया, यानी अनेस्थीसिया में इंडक्शन का काम करता है केटामाइन इंजेक्शन। और दूसरा ऑप्शन क्या था, रिकवरी फ्रॉम अनेस्थीसिया, ये नहीं करता है। फोर्थ स्लिप स्पेशली सुलाने के लिए नहीं दिया जाता है। और मेंटेनिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इसमें भी नहीं। लेकिन जो इसका ऑप्शन ए है इंडक्शन ऑफ अनेस्थीसिया इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है मोस्ट कॉमनली यूज टेम्परेचर एंड टाइम कॉम्बिनेशन इन ऑटोक्लेविंग इज। सिंपल सा है, आसान सा है, देख भी लिया होगा आपने, कई बार रिपीटेड सवाल है, कई एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। तो इसमें क्या मोस्ट कॉमनली यूज टेम्परेचर में ज़्यादातर नॉर्मली जो टेम्परेचर और उसका प्रेशर रखा जाता है वो क्या रखा जाता है स्टेलाइजिंग में, यानी कि ऑटोक्लेव में। तो ऑप्शन ए है 115 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 to 40 मिनट, यानी 115 डिग्री सेल्सियस 30 से 40 मिनट। या फिर ऑप्शन बी है 145 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 45 मिनट। या फिर ऑप्शन सी है 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 20 मिनट। या फिर ऑप्शन डी है 138 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट। आसान सा सवाल है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कई बार पूछा गया और आपको आता भी होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों वो है ऑप्शन सी 121 डिग्री। कितनी देर के लिए चलाते हैं दोस्तों, 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये वाला जो ऑप्शन सी है इसका वो राइट आंसर रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर
और प्रेशर पूछा गया है तो CSHD के अकॉर्डिंग और ऑटोक्लेविंग मशीन में जो हम सेट किया होता है वो 121 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 से 20 मिनट को चलाया जाता है। क्लियर हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर फिल्ट्रेशन इन स्टरलाइजेशन। निम्नलिखित में से कुछ फिल्टर्स दिए गए हैं, वो तो फिल्टर हैं ही लेकिन एक नहीं है, वो क्या है? तो ऑप्शन ए कैंडल फिल्टर, कैंडल फिल्टर भी यूज होता है जो वाटर के लिए यूज होता है इसमें, जो ऑटोक्लेविंग मशीन होती है हमारी। और मेम्ब्रेन फिल्टर और एस्बेस्टोस फिल्टर या फिर ऑप्शन डी ग्लूटल डीआई। इसने पूछा इज नॉट। देखो कितने ऑप्शंस भी आसान से हैं, आपको समझ आएगा सभी में फिल्टर 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 लगा हुआ है लेकिन एक में नहीं है, और एक क्या है वो है ग्लूटल डीआई। तो इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर रहेगा, ग्लूटल डीआई। देखो इसको स्टेलाइजेशन को समझो आप क्या है। देखो दो तरीके से होता है, एक होता है फिजिकल स्टेलाइजेशन और सेकंड होता है केमिकल स्टेलाइजेशन। मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि साइडेक्स या ग्लूटरल डिहाइड, ग्लूटरल डिहाइड, देखो इस ग्लूटरल डिहाइड से सवाल कैसे कैसे बनते हैं। पहली बार कई बार आता है कि ग्लूटरल डिहाइड का ब्रांड नेम, या फिर साइडेक्स 2% बोल देंगे फिर ग्लूटरल डिहाइड दे देंगे। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि केमिकल स्टेलाइजेशन में कौन कौन से काम करते हैं जिसमें ग्लूटरल डिहाइड भी आ जाता है, आपका इथेनॉल ऑक्साइड भी आ जाता है, इस तरीके से आता है। तो केमिकल और फिजिकल मेथड ये आप याद कर लेना, क्योंकि केमिकल मेथड तो ग्लूटल डिहाइड है लेकिन फिजिकल मेथड आपका क्या आता है, वही अपना ऑटोक्लेविंग आता है। दैट्स क्लियर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप एंड मेंटेनिंग द स्टाइल फील्ड इन द ऑपरेशन थिएटर। भैया कौन रिस्पॉन्सिबल है ऑपरेशन थिएटर में स्टेबिलिटी मेंटेन के लिए, ये सवाल हमसे पूछ रहा है। सिंपल सा आसान सा है, ऑप्शन आपके सामने आएंगे तो आप तुरंत ही जवाब दे दोगे। ऑप्शन ए है सर्जन, ऑप्शन बी है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, या फिर ऑप्शन डी है जेनिटोर, या फिर ऑप्शन डी है रिसेप्शनिस्ट। सिंपल सा है, सवाल भी आसान है और आंसर भी इसका आसान है, क्योंकि सर्जन स्टेबिलिटी मेंटेन, ये देखो रिस्पॉन्सिबल कौन है। अगर इन ऑप्शन पे देखा सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी बनती है तो वो बनती है ऑप्शन बी जो है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की। तो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दैट्स क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल कह रहा है पिन इंडेक्स फॉर नाइट्रस ऑक्साइड इज। ये क्या पूछ रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड का पिन इंडेक्स पूछ रहा है, जो कि आपने पहले काफी समय से पढ़ते आ रहे हो। और ये रिपीटेड सवाल है, किसी में नाइट्रस ऑक्साइड का पूछ लेता है, किसी में ऑक्सीजन का पूछ लेता है, किसी में CO2 का पूछ लेता है। ये रिपीटेड सवाल है क्योंकि आपको इनकी प्रैक्टिस और आदत पड़ गई होगी। तो दैट्स ये क्लास आप समझ सकते हैं कि रिवीजन के तौर पे भी इसको ले सकते हैं, लेकिन रिवीजन भी है और ये एक्चुअल में जो KSSCI का पेपर था उसके सवाल है। अभी DSSP के इसमें एड ऑन करते करूंगा, लास्ट में भी बीच में आएंगे, DSSP के भी बताऊंगा और ये KSSCI के सवाल है जो भी आए थे। क्लियर है। क्या पूछा, पिन इंडेक्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड आपको पता ही होगी ऑप्शंस बताने से पहले। ऑप्शन ए है 2,5, या फिर ऑप्शन बी है 1,5, या फिर ऑप्शन सी है 3,5, या फिर ऑप्शन डी है 2,6। नाइट्रस ऑक्साइड का पूछा तो नाइट्रस ऑक्साइड का आपको पता होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है 3,5 वो इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड का क्या है 3,5, ऑक्सीजन का क्या है 2,5 और एयर का क्या है 1,5। तो जो 2,6 का है वो CO2 का है। तो इसमें नाइट्रस ऑक्साइड का 3,5, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दैट्स क्लियर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ अनितिशा मशीन। इसमें देखो KSSCI वालों ने भी बड़ा कुछ प्यारे सवाल ऐसे डाले थे कि आप पढ़ते ही आपको एकदम मजा आ जाए कि जी सवाल तो बहुत बढ़िया है, इसका तो फटाक से आंसर दे दोगे। वही है इसमें KSSCI का, इसने क्या पूछ लिया इसमें, निम्नलिखित में से अनितिशा मशीन के पार्ट बताइए। कितना आसान सा है, ऑप्शन भी आसान ही है। ऑप्शन ए ECG लीड, और ऑप्शन बी है मॉनिटर, और ऑप्शन सी है पल्स ऑक्सीमीटर, या फिर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। इसमें ज़्यादा समय लेने की जरूरत मुझे लग नहीं रही है, क्योंकि आपने पहले आंसर दे दिया होगा तो इसका जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर रहने वाला है, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि आपको ECG लीड भी चाहिए अनितिशा मशीन में, मॉनिटर भी चाहिए, मॉनिटर डिस्प्ले भी चाहिए जिसमें आपके वाइटल सारे आते रहे, BP आता रहे, SpO2 आता रहे, ECG आती रहे, सारी चीज़ें आती है। तो इसका ऑप्शन डी द राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हेलोथिन इज एन, हेलोथिन के बारे में पूछ रहा है, जो अब ये इनहेलेशनल एजेंट में आते हैं। कई बार हेलोथिन वेपोराइजर्स में यूज होते किए जाते हैं ना, हेलोथिन, सेवोफ्लोरिन, डेस्फ्लोरिन, आइसोफ्लोरिन, इस तरीके से। तो हेलोथिन क्या है ये पूछ रहा है। ए है ऑप्शन है इसके, ए है ओरल एनाल्जेसिक, या फिर ऑप्शन बी है इनहेलेशनल अनेस्थेटिक, या फिर ऑप्शन सी है इंट्रावेनस अनेस्थेटिक, या फिर ऑप्शन डी है इनहेलेशनल एनाल्जेसिक। ऑप्शन आसान है और इसका आंसर भी मैं पहले ही दे दिया था कि इनहेलेशनल अनेस्थेटिक एजेंट है। तो इसका जो ऑप्शन बी है इनहेलेशनल अनेस्थेटिक एजेंट, ये वो राइट रहेगा इसका, क्योंकि ये वेपर आपने देखे होंगे इनके बारे में, लास्ट वीडियो जब KSSCI की चल रही थी पिछली वाली, उसमें काफ़ी डिस्कस किया है हमने इसके बारे में।
हेलोथेन के बारे में भी क्या है, सिवोफ्लोरिन के बारे में क्या है, आइसोफ्लोरिन के बारे में क्या है, जिसमें हमने मैक डिस्कस किया है इनका मैक वैल्यू, इनके शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से डिस, जैसे कि डिस डी से डेसिफ्लोरिन, आई से आइसोफ्लोरिन, से एस से सिवोफ्लोरिन, एस से हेलोथेन, इस तरीके से हमने स्कीम बताई थी, शॉर्ट ट्रिक बताई थी, उसमें भी आपने इसको देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, इसलिए ज़्यादा समय इस पर नहीं देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इनहेलेशनल अनेस्थेटिक एजेंट रहता है आपका हेलोथेन, दैट्स राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है पेशेंट बोनी प्रोमिनेंस एट एल्बो हील्स आर सपोर्टेड व्हाइल पोजिशनिंग यूजिंग। बोनी बोनी प्रोमिनेंस एट एल्बो है, तो इसमें क्या सपोर्टिंग के लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा ये सवाल पूछ रहा है। तो ऑप्शन ये है पिल्लो का इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके से पिल्लो लगा लेंगे उसके नीचे, या फिर डोनट पैड, या फिर ऑप्शन सी है आर्म स्ट्रेप्स, या फिर ऑप्शन डी है बोल्ट। दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा, आपने देखे होंगे डोनट पैड जो छोटे छोटे से बने होते हैं, इस तरीके से यहाँ तक हाथ में आते हैं डोनट पैड। और आर्म स्टेप आपने पूरा देखा होगा, इस तरीके से बना होता है। पिल्लो तो आप जानते हैं, बोर्ड क्या पूरा कंप्लीट। तो इसका जो ऑप्शन बी है डोनट पैड, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डोनट पैड। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है स्पोर्ट्स ऑफ बेसिलस स्टेरियोथेर्मोफिलियस आर यूज फॉर डिटरमाइन एफिशिएंसी ऑफ। इसने क्या किया है, ये पूछ रहा है हमसे जो स्पोर्स और बेसिलस स्टेरोफिलिस का इस्तेमाल किया जाता है वो इसलिए इसकी एफिशिएंसी के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए है फिल्ट्रेशन के लिए करते हैं, या फिर ऑप्शन बी हॉट एयर ओवन के लिए करते हैं, या फिर ऑप्शन सी है मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन के लिए करते हैं, या फिर ऑप्शन डी है फ्लेमिंग के लिए करते हैं। आसान सा है बेसिलस, इसी के कई बार रिपीटेड हुआ है सवाल, ईएसआई में भी देखा गया है और डीएसएसबी के पिछले पेपर में भी आया था। और ये अदल बदल के आ जाता है, यही सवाल अदल बदल का है। तो एक बार नर्सिंग के में भी देखा गया था ये सवाल, क्योंकि कहीं ना कहीं मिले जुले सवाल ही आते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सी है मोइस्ट हीट स्टेलाइजेशन, वो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इन सवालों को लिख लेना, अपने नोट्स बना लेना, क्योंकि नोट्स बनाओगे आप तो ये सवाल रिपीटेड है, तो इससे आपको आइडिया बहुत बेहतर मिलेगा। क्योंकि आपकी प्रिपरेशन, जैसे कि अभी डीएसएसपी का एग्जाम होने वाला है 20 तारीख को है, 20 जुलाई को, 20 जुलाई को, तो आपको ये आइडिया देने में बहुत सक्षम रहेंगे। ये सवाल के ऑप्शंस को भी समझना है, क्योंकि देखो सवाल तो एक है लेकिन उसके ऑप्शंस हैं, तो वो बाकी के क्यों नहीं हैं। अगर जब उनको पढ़ेंगे क्यों नहीं है और वो क्यों हैं, तो अगले सवाल की आंसर आपके सामने निकल के आ जाएगी। क्या पता बदल के आ जाए, कुछ और आ जाए, बाकी के ऑप्शन जो इस सवाल में राइट नहीं है नेक्स्ट सवाल में राइट है। तो इस तरीके से ऑप्शन को भी लिखें, नोट्स भी बनाएं और उनको समझें अच्छे से। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अनेस्थीसिया कॉमनली यूज्ड इन सर्जरी। कितना आसान सा सवाल है कि इसमें से अनेस्थीसिया दी गई हैं, इनमें से लेकिन एक है जो कि रूटीनली इस्तेमाल नहीं की जाती है, नॉर्मली इस्तेमाल नहीं की जाती, वो है ये। ऑप्शन ए है जनरल अनेस्थीसिया, ऑप्शन बी है रीजनल अनेस्थीसिया, और ऑप्शन सी है लोकल अनेस्थीसिया, और ऑप्शन डी है टॉपिकल अनेस्थीसिया। आसान सवाल है, काफ़ी साथी ऐसे कहेंगे कि अरे ये तो बहुत प्यारे सवाल थे, ऐसे आए और ऐसे कर दिए। दोस्तों ये प्यारे सवाल मैंने खुद ने नहीं बनाए, बनाने को जो डिफिकल्ट भी आपके सामने रख सकता हूँ, लेकिन ये केएसएससीआई के सवाल हैं, जो कि आपके अभी जस्ट जो एग्जाम खत्म हुआ उसमें ही आए गए थे सवाल, ये रिपीटेड ये सवाल हैं वो। तो इसलिए ऐसा ना समझे कि आसान है, आपके लिए आसान हो सकते हैं लेकिन किसी सेकंड पर्सन के लिए वो भी सवाल थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, जो कि अभी न्यूली प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें आसान से ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जनरल एनेस्थीसिया, और ऑप्शन बी है रीजनल एनेस्थीसिया, और ऑप्शन सी है लोकल एनेस्थीसिया, और ऑप्शन डी है टॉपिकल एनेस्थीसिया। आसान से देखो, रीजनल एनेस्थीसिया भी इस्तेमाल की जा सकती है, और स्पाइनल एनेस्थीसिया भी, और जनरल एनेस्थीसिया भी, और लोकल एनेस्थीसिया भी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा और सबसे देखो सबसे ज़्यादा और सबसे कम तो मैं कह सकता हूँ, ज़्यादा में आप जनरल एनेस्थीसिया को ले सकते हो, लेकिन इस सवाल के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, टॉपिकल एनेस्थीसिया। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, टॉपिकल एनेस्थीसिया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी द इंसेफ्लेटर इज यूज्ड टू। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में इंसेफ्लेटर का जो इस्तेमाल किया जाता है वो क्यों किया जाता है, ये सवाल पूछ रहा है। ऑप्शन ए मेंटेन स्टेबिलिटी, या फिर ऑप्शन बी है इन्फ्लेट द अब्डोमिनल विद कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, या फिर ऑप्शन सी है डिलीवर अनेस्थेटिक गैसेस, या फिर ऑप्शन डी है मॉनिटर ब्लड प्रेशर। इंसेफ्लेटर के ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, कैसे काम करता है इंसेफ्लेटर, CO2 इंसेफ्लेटर कैसे काम करता है। इसको CO2 इंसेफ्लेटर नॉर्मली बोला जाता है, इसलिए मैंने इसका जो ऑप्शन दिया है वो राइट आंसर रहेगा। आपको अगर डिटेल में इंसेफ्लेटर मशीन कैसी होती है, उसको कैसे स्टार्ट किया जाता है, कैसे ऑन ऑफ किया जाता है, तो उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है विद इक्विपमेंट, जो कि इंसेफ्लेटर होता है उसके साथ प्रैक्टिकली वीडियो है वो।
तो अगर आप देखना चाहें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर रहने वाला है इसका, इन्फ्लेट द अब्डोमिनल विद CO2। अब्डोमेन को इन्फ्लेट करने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड से तो इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, कैप्नोग्राफी मॉनिटर्स इज ए डिवाइस दैट मेजर लेवल ऑफ। तो कैप्नोग्राफी की मॉनिटरिंग की जाती है वो किसका लेवल चेक करने के लिए की जाती है? तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन, या फिर ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोलाइट्स, या फिर ऑप्शन सी है ECG, या फिर ऑप्शन डी है CO2। कैप्नोग्राफी ग्राफ देखा होगा आपने, जब जनरल अनेस्थीसिया दी गई होती है पेशेंट को और मशीन के ऊपर टाइडल वॉल्यूम और इस तरीके से मॉनिटरिंग के ग्राफ आते हैं, तो वहीं पे कैप्नोग्राफी का भी ग्राफ आता है जिसमें क्या मेजर करते हैं, CO2 को मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर रहेगा, CO2। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 है, ये कह रहा है ए पेशेंट अंडरगोइंग सर्जरी स्टार्ट शोइंग। देखो पेशेंट सर्जरी के लिए गया हुआ है, स्टार्ट शोइंग साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आ गया जिससे SpO2 भी गिर सकता है और भी कई चीजें हो सकती है। व्हाट इज द appropriate एक्शन फॉर एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। अब यहाँ पर मुद्दे की बात आ गई, अगर ऐसा हो गया है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखा गया, तो उस समय जिम्मेदारी क्या रहेगी, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की, जो कि अप्रोप्राइट रहेगी। तो ऑप्शन ए एडमिनिस्टरिंग मोर एनेस्थीसिया को बढ़ाया जाएगा, या फिर ऑप्शन बी है इनिशिएटिंग मैकेनिकल वेंटिलेशन, या फिर ऑप्शन सी है एडमिनिस्ट्रिंग पेन मेडिकेशन, दर्द की दवाइयाँ दी जाएंगी उस समय, या फिर ऑप्शन डी है कंटिन्यूइंग विद द सर्जरी विदाउट इंटरवेंशन। समझे आप? ऑप्शंस में समझ गए होंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन इसका है वो है ऑप्शन बी। क्या करेंगे, इनिशिएटिंग मैकेनिकल वेंटिलेशन दिया जाएगा। मैकेनिकल वेंटिलेशन यानी कृत्रिम सांस दी जाएगी, मशीन की सपोर्ट द्वारा उसको प्रोवाइड की जाएगी, जो कि मैकेनिकल वेंटिलेशन पेशेंट को दिया जाएगा उस समय। ऑप्शन सी हैं, तो इसमें ऑप्शन बी द राइट आंसर रहेगा। लेकिन अगर ऐसा देखा जाता है जिसमें आपको इन्फॉर्म करने के लिए या फिर हेल्प करने के लिए बोला गया हो ऑप्शन में, तो आपने सीधा बोलना है कि एनेस्थेटिक को इन्फॉर्म करेंगे, उस समय क्या डिसीजन लेना वो करेंगे। लेकिन इसमें जो सवाल में ऑप्शंस बदल देते हैं ना, ऑप्शंस बदल देते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शंस को लिख लो, उनको समझो। तो इसमें जो लास्ट ये सेकंड वाला ऑप्शन इनिशिएटिंग मैकेनिकल वेंटिलेशन, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। ये तो थे KSSCI के सवाल। अब इसी में मैंने जो एड ऑन किए हैं दोस्तों वो किए हैं, अब चलेंगे आपके DSSB के, जो कि टेक्निकल OT असिस्टेंट एंड CSSD असिस्टेंट का टेक्निकल जो पेपर हुआ था उससे रिलेटेड सवाल है, वो मैंने ऐड किए हैं। इसमें कुछ सवाल है तो अभी उन पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, DSSB वाला चैप्टर शुरू हो गया। उसका सवाल है पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलिटी स्कोप इज यूज्ड फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ द हार्ट एंड मेजर वेसल्स। कुछ स्पेशल स्कोप है जिसका इस्तेमाल विजुअलाइजेशन यानी देखने के लिए किया जाता है, हार्ट और वेसल्स को देखने के लिए किया जाता है, उसका नाम क्या है? अल्टीमेटली सवाल का कहना ये है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है फेटोस्कोप, या फिर ऑप्शन बी है एंजियोस्कोप, या फिर ऑप्शन सी है यूरेट्रोस्कोप, या फिर ऑप्शन डी है कोलेडोस्कोप। ये इसके ऑप्शन है। आप समझ गए होंगे कि हार्ट और वेसल्स को चेक करने के लिए कौन सा स्कोप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाकी के ऑप्शंस के बारे में भी बात करते हुए चलते हैं। जैसे कि ऑप्शन डी क्या है, कोलेडोस्कोप। कोलेडोस्कोप क्या है कि CBD के अंदर अगर स्टोन होती है तो उसको चेक करने के लिए या फिर उसके प्रोसीजर को डन करने के लिए भी कोलेडोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। विजुअलाइजेशन CBD स्टोन के लिए कोलेडोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। और ऑप्शन सी क्या है इसका, यूरेट्रोस्कोप। यूरेट्रोस्कोप मतलब यूरेटर के अंदर जाना है, विजुलाइज करना है, या फिर स्टोन है यूरेटर में उसको निकालना है, तो उसको यूरेट्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। और ऑप्शन ए क्या है, फेटोस्कोप। फेटोस्कोप क्या है कि ये गायनी का मान सकते हो आपकी फेटल बच्चे की, जब गायनेकोलॉजी चेक करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट चेक करती है फेटोस्कोप को फेटल स्कोप समझ सकते हो कि फेटल के बच्चे की सांस ये सब चेक करने के लिए दिखाई लगा के ऐसे चेक करते हैं ना, फेटोस्कोप वो कहलाता है। लेकिन इसमें जो सवाल है हार्ट और वेसल्स को चेक करने के लिए जिस स्कोप का इस्तेमाल किया जाता है वो रहता है आपका ऑप्शन बी, एंजियोस्कोप इज द राइट आंसर। एंजियोस्कोप द्वारा ही वेसल्स और हार्ट में पहुंचा जाता है और उनको चेक किया जाता है, कोई ब्लॉकेज तो नहीं, कुछ तो है तो नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका एंजियोस्कोप इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन यूज टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर डिसइंफेक्शन। अगले सवाल में देखो, सवाल को तरीके से बदल के, जैसे KSSCI में प्रेशर और ये सब पूछ लिया था, टेम्परेचर पूछ लिया था, लेकिन अभी DSSB में क्या पूछ लिया है कि
उस निम्नलिखित में से वो मशीन जिसमें टेम्परेचर एंड प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है डिसइंफेक्शन के लिए। तो ऑप्शन ए है ऑटोक्लेव, या फिर ऑप्शन बी है लेमिनार एयर फ्लो, या फिर ऑप्शन सी है ओवन, या फिर ऑप्शन डी है वाटर जेट। जहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर की बात की जाती है तो आपको बिल्कुल ही समझ आ गया होगा, तो वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर रहेगा इसका, ऑटोक्लेव। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव। चलते हैं अगले सवाल। पैक्ड सर्जिकल सप्लाईज एंड ड्रग्स आर स्टेलाइज्ड बाय। सवाल को समझे आप। पैकेज में पैक्ड हैं उनको, चाहे वो पैकेज हैं जो सर्जिकल पैकेज हैं, पैक्ड सर्जिकल सप्लाईज एंड ड्रग्स आर स्टेलाइज्ड बाय। सवाल को समझो कि ड्रग्स और इनको जब पैक कर लिया जाता है तो इनको कैसे स्टेलाइज किया जाता है, किससे स्टेलाइज किया जाता है, ये सवाल पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोवीन रेडिएशन, या फिर ऑप्शन बी है गामा रेज, या फिर ऑप्शन सी है अल्ट्रासोनिक वेव, या फिर ऑप्शन डी है यूवी रेज। यूवी रेज मतलब अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी आप समझ सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन, तो इसके द्वारा स्टेलाइज की जाती है, चाहे पैकेज दवाई है या फिर पैकेज सर्जिकल जो भी सप्लाई होने वाली है वो, उनको स्टेलाइज करने का तरीका रहता है रेडिएशन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है इन हाउ मेनी क्लासेस हैव केमिकल इंडिकेटर बीन ग्रुप्ड बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू मॉनिटर वन और मल्टीपल स्टेलाइजेशन पैरामीटर्स। समझे आप। कुछ इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं हम CSSD में, मशीन की उसको चेक करने के लिए सही से प्रॉपर वर्क कर रही है नहीं कर रही। तो हमने इस सेट डाले हैं ऑटोक्लेविंग के लिए, वो क्या सही में सही हुए हैं, उनको प्रेशर सही से पहुंच पाया, टेम्परेचर सही से पहुंच पाया, तो उनके लिए कुछ इंडिकेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इंडिकेटर है तो हम कौन सा बेसिकली इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन ए है 5 क्लासेस, या फिर ऑप्शन बी है 4 क्लासेस, या फिर ऑप्शन सी है 3 क्लासेस, या फिर ऑप्शन डी है 2 क्लासेस। तो क्लास 5 इंडिकेटर का नाम आपने सुना होगा। क्लास 5 इंडिकेटर आपने देखा भी होगा अगर आप वर्किंग है और आप ऑटोक्लेविंग में काम करते हैं, CSSD में काम करते हैं, तो वहाँ पे आपने क्लास 5 इंडिकेटर देखा होगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है क्लास 5 इंडिकेटर, तो यानी 5 क्लासेस, वो इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 5 क्लासेस। क्लियर हो गया, समझ में आ रही है चीजें। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है इन हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड्स व्हाट डज ग्रे कलर इंडिकेट। कुछ यहाँ पे इमरजेंसी कोड जो हॉस्पिटल में इस्तेमाल किए जाते हैं वो हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रे कलर के कोड का काम पूछा है कि ग्रे कलर का जो कोड है वो किस चीज के लिए इंडिकेट होता है। ऑप्शन ए है फायर के लिए, या फिर ऑप्शन बी है हार्ट और रेस्पिरेटरी अरेस्ट के लिए, या फिर ऑप्शन सी है इन्फेंट एंड चाइल्ड अबडक्शन के लिए, या फिर ऑप्शन ए है कॉम्बेटिव पर्सन के लिए। आपको मैंने पिछली वाली वीडियो में इमरजेंसी कोड भी पढ़ाए थे, लेकिन इसको अभी थोड़ा सा बेसिकली बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता भी होगा, ऑप्शन ए क्या है फायर, फायर के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल किया जाता है, रेड इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी क्या हार्ट और रेस्पिरेटरी अरेस्ट के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, वो कोड ब्लू का इस्तेमाल किया जाता है, कोड ब्लू। और ऑप्शन सी क्या है इन्फेंट चाइल्ड अबडक्शन के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल करते हैं, आपको पता होगा कोड पिंक का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो कॉम्बेटिव पर्सन, एक कॉम्बेटिव पर्सन मीन्स कि लड़ाकू व्यक्ति, जो लड़ने वाले व्यवहार का व्यक्ति हो, उसके लिए कोड ग्रे इस्तेमाल किया जाता है। तो कोड ग्रे का अगर पूछा जाएगा तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर रहेगा, एक कॉम्बेटिव पर्सन यानी कि लड़ाकू व्यक्ति। दैट्स क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल के। तो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है ए स्टेराइल टेक्निक इज एसेंशियल ड्यूरिंग कैथेटर इंसर्शन टू प्रिवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में सवाल पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मेजर नोजोकोमियल इन्फेक्शन है जिसमें आप कैथेटर का इस्तेमाल करेंगे, ये सवाल पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसको आप UTI के नाम से भी जानते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, या फिर ऑप्शन बी है ब्लड इन्फेक्शन, या फिर ऑप्शन सी है सेप्टिसीमिया, या फिर ऑप्शन डी है यूरेथ्रल इंजरी। करते हैं UTI मतलब कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। जो ऑप्शन ए है इसका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, वो इसका राइट आंसर रहेगा। नोजोकोमियल इन्फेक्शन पता होगा, नोजोकोमियल इन्फेक्शन मतलब जिसमें पेशेंट की मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी भी हो सकती है। मोर्बिडिटी मीन्स कि पेशेंट नोजोकोमियल तो हॉस्पिटल में आके किसी मरीज को हुआ है, वो पहले से नहीं था उसको वो इन्फेक्शन, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद जो उसको अगर इन्फेक्शन हो गया है तो वो कहलाया जाएगा नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन के ऑप्शन जिसमें कि इसका ऑप्शन ए राइट रहेगा इसका कि कैथेटर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ऑप्शन ए द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक करने में कुछ जाता नहीं है, और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट सवाल के। सवाल क्या कह रहा है हमसे, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ड्रग इज द ट्रीटमेंट ऑफ ए सीवियर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के बारे में अगर फर्स्ट लाइन ड्रग की बात की जाए तो वो कौन सी रहेगी। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन आपने सुना होगा, देखा भी होगा, कई बार देखा है, ड्यूरिंग सर्जरी भी हो जाता है और फिर कहीं भी हो सकता है। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन मतलब अचानक से सीवियर, मतलब रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया या फिर रेसेस है, एलर्जी है, एलर्जी की बहुत ज़्यादा हो गई है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में आते हैं। तो इसके लिए अगर ऐसा हो गया तो फर्स्ट लाइन ड्रग में सबसे पहले कौन सी दवा देंगे इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन ए स्टेरॉइड देंगे, या फिर ऑप्शन बी इंट्रावेनस फ्लूइड एंड प्लाज्मा देंगे, या फिर ऑप्शन सी एपिनेफ्राइन देंगे, या फिर ऑप्शन डी है लेवोफेट देंगे। तो इसमें अगर सबसे पहली बात की जाए कि इनमें से सबसे पहले कौन सी ड्रग्स देंगे, तो वो है दोस्तों ड्रग्स रहने वाली है आपकी ऑप्शन सी एपिनेफ्राइन। एपिनेफ्राइन ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाएगा इसको ट्रीट करने के लिए, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए। चलते हैं इस वीडियो का लास्ट सवाल और आखिरी सवाल है उसकी तरफ। तो वो है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस, यानी मोस्ट कॉमन जो मेथड रहता है ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस का, वो कौन सा रहता है। तो ऑप्शन ए है मॉइस्चर ड्रॉपलेट, या फिर ऑप्शन बी है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, या फिर ऑप्शन सी है एयर करंट, या फिर ऑप्शन डी है कंटामिनेटेड लीलन और क्लोथिंग। तो अगर पूछा गया है ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस कॉमन मेथड, तो वो रहता है आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है इसका, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी और वीडियो को आपको समझ आए कुछ सवाल, जैसे सारे सवाल, और आपको लगता है कि वीडियो को शेयर किया जा सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।